समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित पिछले कुछ वीडियो में हमने ये जाना कि समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहा जाता है और समष्टि अर्थशास्त्र के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं। साथ ही हमने इस बात पर भी विस्तार से चर्चा की थी कि समष्टि आर्थिक विरोधाभास किसे कहा जाता है। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व या उपयोग क्या क्या है, कहाँ कहाँ समष्टि अर्थशास्त्र काम में आता है। जब अर्थशास्त्र का स्वतंत्र रूप से प्रादुर्भाव हुआ और अर्थशास्त्र को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाने लगा, तब स्टार्टिंग में शुरू में व्यष्टि अर्थशास्त्र का बहुत महत्व था, परंतु 1930 की महान मंदी के बाद समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व बहुत तेजी से बढ़ने लगा। पहले जो निर्णय लिए जाते थे वो व्यक्तिगत आधार पर लिए जाते थे और यह माना जाता था कि अर्थव्यवस्था स्वतः ही चलती है। अर्थव्यवस्था में एक अदृश्य हाथ होता है जो स्वतः ही अर्थव्यवस्था को रन करता है। सरकार को किसी भी प्रकार की अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं होती है। कोई कहीं स्थान पर चाय की दुकान नहीं है, किसी को लगेगा कि वहां चाय बेचने में फायदा है तो स्वतः ही वहां पर चाय की दुकान लगा देगा। और किसी स्थान पर ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग रह रहे हैं पर वहां कोई स्कूल नहीं है, तो कोई ना कोई ये सोचेगा कि मैं यहाँ स्कूल खोलूंगा तो मुझे फायदा होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि पुराने जमाने में यह माना जाता था कि जो अर्थव्यवस्था है वह स्वतः संचालित होती है। सरकार को आर्थिक क्रिया में कोई हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। परंतु 1930 की महान मंदी के बाद ये महसूस किया जाने लगा कि अर्थव्यवस्था में जो उतार चढ़ाव होते हैं इसमें सरकार को हस्तक्षेप करना बहुत आवश्यक है। नहीं तो कई बार जो अर्थव्यवस्था है वो मंदी की गिरफ्त में आ जाएगी या बहुत तेजी से कीमतें बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति की स्थिति में आ जाएगी। तब 1930 से ही समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व दिन पर दिन बढ़ने लगा और यह लगने लगा कि जो भी आर्थिक नीति का निर्धारण करना है उस आर्थिक नीति में समष्टि अर्थशास्त्र की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और समग्र का अध्ययन से ही हम किसी बिंदु पर पहुंच सकते हैं। तो इसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र के क्या क्या महत्व है, जिसकी वजह से वर्तमान में जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसका जो अध्ययन है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो यहाँ देखिए मैंने कुछ पॉइंटों के रूप में इसको लिया है। सबसे पहली बात हम करेंगे कि अगर आर्थिक नियोजन करना है, आज कोई भी अर्थव्यवस्था जो है वो किसी न किसी रूप में नियोजित अर्थव्यवस्था के रूप में आर्थिक विकास करना चाहती है। 1947 में भारत आजाद हुआ, उसके बाद हमने नियोजित विकास की प्रक्रिया अपनाई और पंचवर्षीय योजना के माध्यम से हमने देश का विकास करना प्रारंभ किया, जिसमें हमने 5-5 साल के लिए योजना बनाई। तो लगभग पहली से लेकर 12वीं पंचवर्षीय योजना तक ये हमारा क्रम चलता रहा। हर योजना में हम लक्ष्य निर्धारित करते थे, उसके अनुरूप हम कार्य करते थे। वर्तमान में योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया है, वहां पर भी योजना बनाते हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र का जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वो जो भी आर्थिक नियोजन करते हैं, सरकार ये डिसाइड करती है कि हमको कृषि विकास में कितनी वृद्धि दर प्राप्त करनी है, औद्योगिक विकास में हमको कहाँ जाना है, सेवाओं का विकास हमको कितना करना है। तो जो भी सरकार आर्थिक नियोजित करती है, योजना बनाती है, उस योजना का सारा दारोमदार समष्टि अर्थशास्त्र होता है। क्योंकि सारे उन योजना बनाने से पूर्व आंकड़ों का समंकों का संकलन किया जाता है और उस आधार पर सरकार ये देखती है कि कितना हम अचीव कर सकते हैं, कितना ग्रोथ रेट हम एग्रीकल्चर में प्राप्त कर सकते हैं, कितना हम औद्योगिक क्षेत्र में कर सकते हैं, कितना हम सड़क परिवहन में कर सकते हैं। तो जो भी योजना बनाई जाती है उस आर्थिक नियोजन में समष्टि अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कुछ समस्याएं ऐसी है जिसका समाधान हम व्यष्टि अर्थशास्त्र से नहीं कर सकते, हमें समष्टि अर्थशास्त्र की ओर ही जाना होगा। जैसे गरीबी की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, अल्प रोजगार की समस्या है, आर्थिक विकास की धीमी गति की समस्या है, विदेश व्यापार को बढ़ाने की बात है। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जिसमें हम व्यष्टि आधार पर कोई भी निर्णय नहीं कर सकते हैं। अगर गरीबी की समस्या का समाधान करना है तो एक व्यक्ति की गरीबी मिटाकर गरीबी की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। बेरोजगारी की समस्या का समाधान करना है तो व्यक्ति विशेष या गांव विशेष या जिले विशेष से बेरोजगारी की समस्या का समाधान करके हम नहीं कर सकते। तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ आर्थिक समस्याएं इस प्रकार की है जिनका समाधान समष्टि अर्थशास्त्र के माध्यम से ही संभव है, उनको हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के माध्यम से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ समस्याएं ऐसी है जिसका समाधान के लिए हमको समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है। अगला देखिए, समष्टि मूलक विरोधाभासों के कारण समूह का अध्ययन बहुत आवश्यक है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि बहुत सारे समष्टिगत विरोधाभास है, कुछ चीजें ऐसी है जो व्यक्ति के लिए सही है पर पूरे समूह के लिए गलत हो जाती है। कहने का तात्पर्य है जो जरूरी नहीं है कि जो चीज एक व्यक्ति के लिए सही है वो पूरे समूह के लिए सही हो।
जैसे एक व्यक्ति अपना बैंक से पैसा निकाल लेता है तो उसके लिए सही है, उसको जरूरत है वो निकाल ले, और अगर सभी व्यक्ति बैंक से पैसा निकालेंगे तो पूरा का पूरा बैंकिंग तंत्र फेल हो जाएगा। प्रोफेसर सैमुअल्सन ने, जैसा कि हमने बताया, कि 7 ऐसी समष्टि मूलक समस्याएं बताई थी जिनका समाधान व्यष्टि के आधार पर करेंगे तो सारा का सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य, जो समष्टि मूलक विरोधाभास है, इसकी वजह से समूह का अध्ययन बहुत आवश्यक है। एक व्यक्ति बैंक से पैसा निकाल लेता है, बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बैंक समूह के आधार पर चलता है। एक व्यक्ति नीची मजदूरी दर पर काम करके अपनी बेरोजगारी की समस्या समाधान कर देता है, पर उससे पूरी अर्थव्यवस्था पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। एक व्यक्ति रिश्वत लेता है, चोरी करता है, डकैती करता है, पिक पॉकेटिंग करता है, स्मगलिंग करता है और अपनी आर्थिक स्थिति को उच्च कर लेता है, पर पूरे अर्थव्यवस्था की हम बात करें तो उस पर उसका बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उस जैसे करोड़ों व्यक्ति उस अर्थव्यवस्था में होते हैं, तो एक गलत काम भी कर रहा है तो समूह पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि समूह का अध्ययन बहुत आवश्यक है, क्योंकि समूह में क्या, देखिए बहुत सारी दुकानें ऐसी है, किराने की दुकान, एक व्यक्ति ने किराने की दुकान खोली, किराने की दुकान फेल हो गई, पर जो शहर है उसमें बहुत सारी किराने की दुकानें, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। एक व्यक्ति ने अपना डेयरी का व्यवसाय प्रारंभ किया और उसका व्यवसाय चल निकला, पर पूरे शहर में इतनी डेयरी खुली हुई है कि एक का बहुत ज्यादा चलने की वजह से दूसरों पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें समष्टिगत विरोधाभासों के कारण समूह के अध्ययन से ही अर्थव्यवस्था की सही पिक्चर पता चलती है कि वास्तव में पूरी अर्थव्यवस्था में स्थिति क्या है। एक व्यक्ति को हम करोड़पति देखकर यह नहीं कह सकते कि पूरी अर्थव्यवस्था में सभी लोग बहुत लेविश जिंदगी जी रहे हैं, तो हमें इसलिए समूह का अध्ययन। इसके अलावा देखिए, आर्थिक नीति का निर्धारण करना है। सरकार जब अपनी आर्थिक नीति निर्धारित करती है, सरकार सोचती है कि हमें किस क्षेत्र में कितना विकास करना है, सरकार बजट के माध्यम से अपनी आर्थिक नीति का निर्धारण करती है। तो उनमें सरकार सबसे पहले पूरी इकोनॉमी से डाटा कलेक्शन करती है, इकोनॉमी के विभिन्न क्षेत्रों से समंकों का एकत्रीकरण किया जाता है, उसके आधार पर सरकार आर्थिक नीति का निर्धारण करती है। जैसे पहले हमारे यहाँ ये डाटा कलेक्शन किया गया कि किन किन क्षेत्रों में शौचालय की कमी है, और उसके बाद में सब जगह शौचालय की व्यवस्था करने की हमारे यहाँ घोषणा की गई। ये डाटा कलेक्शन किया गया कि कितने परिवार है जिनको नल से पानी प्राप्त नहीं हो पा रहा है, और उसके लिए सरकार क्या कर सकती है। फिर सरकार ने डिसाइड किया कि हर गांव में एक पानी की टंकी बनाई जाएगी और घर घर नल के माध्यम से पानी पहुंचाने का, पेयजल पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। तो कोई भी सरकार की जो नीति निर्धारित होती है, उस नीति निर्धारण से पहले समंकों का संकलन किया जाता है और पूरी इकोनॉमी से समंक एकत्रित किए जाते हैं, उसके बाद नीति का निर्धारण किया जाता है। तो जो भी आर्थिक नीति का निर्धारण होता है उसमें समष्टि अर्थशास्त्र की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उसी के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। इसके अलावा देखिए, व्यष्टि के विकास के लिए भी समष्टि आवश्यक की हम बात करते हैं। व्यष्टि के विकास के लिए समष्टि अर्थशास्त्र आवश्यक है। हमारे यहाँ जो व्यष्टि अर्थशास्त्र के बहुत सारे सिद्धांत हैं वो समष्टि से ही लिए गए हैं। जैसे पूर्ति का नियम कहता है कि किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ेगी, कीमत घटने पर पूर्ति घटेगी। तो ये सारा एकदम से पूर्ति का नियम नहीं बना। जब ऑब्जर्व किया गया कि सामान्य रूप से क्या होता है कि जब कीमत बढ़ती है तो बाजार में बिकने के लिए वस्तु ज्यादा आती है, और जब कीमत कम होती है तो बिकने के लिए कम आती है, वैसे ही तो ये पूर्ति का नियम बना। तो इसका मतलब है कि जो पूर्ति का नियम है वो समष्टिगत जो है वो उनका अध्ययन करके ही एक नियम बनाया गया। इस प्रकार से हमारा नियम है उपयोगिता ह्रास नियम। ये बताता है कि जैसे जैसे उपभोक्ता के पास किसी वस्तु की मात्रा बढ़ती है, उसको अतिरिक्त इकाई से प्राप्त जो सीमांत उपयोगिता है वो गिरती है। तो ऐसा नहीं कि एक ही उपभोक्ता पर हमने ये देखा कि एक उपभोक्ता जैसे जैसे वस्तु बढ़ती है उसकी उपयोगिता घटती चली जाती है और उसके आधार पर नियम दे दिया। हमने, हो सकता है बहुत सारे उपभोक्ताओं पर ये परीक्षण किया गया हो और ये पाया गया हो कि उपभोक्ता के पास जैसे जैसे किसी वस्तु की मात्रा बढ़ती है, अतिरिक्त इकाई से जो प्राप्त सीमांत उपयोगिता उसको मिलती है वो पहले की तुलना में कम होती है। उस आधार पर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम दिया। ऐसे ही हमारा एक उपभोक्ता की बचत का नियम ये कहता है कि उपभोक्ता किसी वस्तु के लिए जो मूल्य देने के लिए तैयार होता है और वास्तव में जो मूल्य देता है उसका अंतर ही उपभोक्ता की बचत कहलाता है। तो ये नियम भी केवल एक उपभोक्ता या दो उपभोक्ता पर अध्ययन करके नहीं दिया गया, वरन बहुत सारे उपभोक्ताओं पर स्टडी करके उसके बाद कोई नियम दिया गया। तो कहने का तात्पर्य है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के जितने भी सिद्धांत हैं वो सारे के सारे सिद्धांत समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के माध्यम से और उन पर परीक्षण करके ही दिए गए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के विकास के लिए भी समष्टि अर्थशास्त्र आवश्यक है। इसके अलावा देखिए, जटिल अर्थव्यवस्था के सामूहिक संचालन में भी समष्टि अर्थशास्त्र उपयोगी है।
हाँ, अर्थव्यवस्था बहुत जटिल होती है। जैसे हम कीमत स्तर की बात करते हैं, तो कीमत स्तर केवल एक वस्तु की कीमत से डिसाइड नहीं होता है। वहाँ उद्योगों में कीमत कितनी है, कृषिगत उत्पादों की कीमत कितनी है, सेवाओं की कीमत कितनी है, जो खनिज है उनकी कीमत कितनी है, इन सबको डिसाइड करके कीमत स्तर का निर्धारण किया जाता है। केवल संभव है कि अगर हम केवल एक क्षेत्र को देखें और उसके आधार पर हम निर्णय लें तो हमारा निर्णय गलत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए औद्योगिक विकास की दर तेजी से बढ़ रही है, उस आधार पर हम कहें कि भारतीय अर्थव्यवस्था विकसित हो गई है, तो वहाँ हमारा निर्णय गलत हो जाएगा। हमको यह भी देखना पड़ेगा कि औद्योगिक विकास की दर के साथ सेवाओं की विकास की दर क्या है, कृषि की विकास की दर क्या है, परिवहन में संचार में विकास की दर क्या है, बैंकिंग व वाणिज्य में विकास की दर क्या है, विदेश व्यापार में हमारी विकास की दर क्या है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो अर्थव्यवस्था बहुत जटिल है और उसका सामूहिक संचालन करना है, सबको एक साथ लेकर चलना है, तो उसके लिए समष्टिगत अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है। क्षेत्र विशेष का अध्ययन से हम पूरी अर्थव्यवस्था को एक साथ संचालित नहीं कर सकते। जब सरकार विकास के लिए योजनाएं बनाती है तो पूरी अर्थव्यवस्था को साथ में लेकर बनाती है। सरकार गरीब कल्याण की योजना बनाती है तो कोई क्षेत्र विशेष के गरीबों को नहीं देखती है, पूरे भारत में जितने भी गरीब है उनके आधार पर निर्णय लेती है। सरकार मिड डे मील के लिए कोई योजना बना रही है कि बच्चों को दोपहर में भोजन दिया जाएगा स्कूल में आने वाले को, तो पूरे भारत का अध्ययन करके उसके बारे में निर्णय लिया जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो जटिल अर्थव्यवस्था है उसका सामूहिक संचालन में समष्टि अर्थशास्त्र उपयोगी है, क्योंकि इसी के माध्यम से हम डाटा का कलेक्शन करते हैं। बहुत सारी ऐसी समस्याएं जैसे राष्ट्रीय आय का मापन करना, राष्ट्रीय विनियोग कितना होगा, राष्ट्रीय बचत कितनी होगी, अर्थव्यवस्था में विदेश व्यापार की स्थिति क्या रहेगी, हम कितना निवेश करेंगे, कितना विदेशों से उधार लेंगे, कितने हम नए नोट छापेंगे, मौद्रिक नीति हमारी क्या होगी, राजकोषीय नीति क्या होगी, सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको किस स्तर तक अपग्रेड किया जाएगा, कितना तकनीकी विकास किया जाएगा। बहुत सारी आर्थिक समस्याएं हैं जिसका निर्णय करने के लिए समष्टिगत डिसीजन करने पड़ते हैं। सरकार ये देखती है कि कृषि में हमको तकनीकी विकास करना है तो कहाँ तक हम कर सकते हैं, किस लेवल तक हमारे किसान शिक्षित है, कितने किसान को हम प्रशिक्षण दे सकते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी हमको अडॉप्ट करनी है, भारतीय परिस्थिति में कौन सी तकनीक सही रहेगी। ये जितनी भी आर्थिक समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए समष्टि अर्थशास्त्र उपयोगी होती है, क्योंकि इसमें सारा डाटा हमको एक साथ कलेक्ट करना पड़ता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार को निर्णय लेने होते हैं कई बार कि हम इस समिट में शामिल हो या नहीं हो, ये जो ग्रुप बना है, विशेष आर्थिक संगठन बना है, उसमें शामिल हो या नहीं हो। जैसे सार्क देशों का एक समूह बना है, इसके अलावा जो G20 देश है, बहुत सारी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लेने होते हैं। जैसे गेट समझौता था, प्रशुल्क और उसका समझौता था, उसमें हम शामिल हो कि नहीं हो, उसमें भारत के हित सुरक्षित रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये सारे निर्णय लेने में भी समष्टि अर्थशास्त्र उपयोगी होती है। जैसे गेट समझौते का जो डंकल प्रस्ताव था उसमें यह था कि हम कृषि में हर बार नए इनपुट का प्रयोग करेंगे, तो ऐसी स्थिति में भारत को अपनी कृषि के तुलनात्मक देखना पड़ता था। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते होते हैं जिसमें सभी देश एक दूसरे को प्रशुल्क में कटौती देते हैं, तो ऐसी स्थिति में सरकार को एक डिसीजन लेना पड़ता है कि प्रशुल्क दरों में कटौती या सीमा शुल्क में कटौती की वजह से कोई ऐसा नहीं हो कि दूसरा देश हमारे यहाँ अपना माल डंप करे और भारतीय उद्योग समाप्त हो जाए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि समष्टि अर्थशास्त्र बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में अर्थशास्त्र का लगभग सभी क्षेत्र है, चाहे आप मुद्रा बैंकिंग की बात करें, चाहे आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें, चाहे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विकास के सिद्धांतों की बात करें, सभी क्षेत्रों में समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व बढ़ता चला जा रहा है। प्रारंभ काल में जहां व्यष्टि अर्थशास्त्र का ज्यादा महत्व था, वर्तमान में हम कह सकते हैं कि दिन पर दिन समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व बढ़ता चला जा रहा है। तो यदि आपको कोई प्रश्न पूछा जाता है कि समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व के बारे में बताइए, तो आप लिख सकते हैं कि ये आर्थिक नियोजन में उपयोगी है, आर्थिक नीति के निर्धारण में उपयोगी है, कुछ समस्याओं का समाधान इसके माध्यम से ही कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लेने में समष्टि अर्थशास्त्र उपयोगी है, विभिन्न आर्थिक समस्याओं का समाधान करने में भी उपयोगी है। इसके अलावा जटिल अर्थव्यवस्था का सामूहिक संचालन भी इससे समझ सकते हैं, और बहुत सारे समष्टि मूलक विरोधाभास है जिनका अध्ययन भी हम समष्टि अर्थशास्त्र के माध्यम से ही कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो इस आधार पर मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र का क्या महत्व है। यदि परीक्षा में कोई प्रश्न पूछा जाता है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, देन यू कैन राइट these are the major importance of the macroeconomics। मैं समझता हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगा। धन्यवाद।